हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाल्जेसिक्स, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स एंड नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा, डेफिनीशन समझी एंड उसके क्लासिफिकेशन, जनरल मोड ऑफ एक्शन को देखा था। अब जो उसका रिमेनिंग पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सार ऑफ मॉर्फिन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ ऑल नारकोटिक एनाल्जेसिक एंड लास्ट में हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ फेंटेनाइल सिट्रेट एंड मेथाडोन। जो यहाँ पर सार ऑफ मॉर्फिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा गया है। एंड जो फेंटेनाइल सिट्रेट एंड मेथाडोन की सिंथेसिस है ये भी कई बार पूछी गई है। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी गई है एक बार, फेंटेनाइल सिट्रेट के जो सिंथेसिस है, एंड लॉन्ग में इसके साथ में मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो लास्ट तक अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को देखना है, स्किप मत करना। एंड अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन हम लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेंगे सार ऑफ मॉर्फिन। सार ऑफ मॉर्फिन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं सार के बारे में। एक्चुअली सार होता क्या है। सार को हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मतलब कि स्ट्रक्चर किसी भी ड्रग कंपाउंड का किसी भी ड्रग कंपाउंड के स्ट्रक्चर का एक्टिविटी से क्या रिलेशनशिप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब इसको हम पढ़ते हैं क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी। मेनली जो कोई भी जो पेरेंट मॉलिक्यूल होता है, सपोज ये कोई यहाँ पर पेरेंट ड्रग है, एग्जांपल के लिए ऐसे ही मतलब मान लेते हैं ये कोई, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़े हैं। अब इस ड्रग कंपाउंड में जैसे ABCD, इन सारे मॉलिक्यूल का उसकी एक्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके एक्टिविटी से क्या कनेक्शन है, यही सारा कुछ हम सार में डिस्कस करते हैं। अगर किसी भी ड्रग में किसी एक मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया जाए या तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो फिर फर्दर उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसकी एक्टिविटी में क्या अल्ट्रेशन होते हैं, वही सारा कुछ हम सार में डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे या फिर वहाँ से कोई एक मॉलिक्यूल को चेंज करेंगे तो उसमें कोई तीन इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। या तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, या तो उसकी एक्टिविटी घट जाएगी, या तो डिक्रीज़ होगी या तो फिर इंक्रीज होगी, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है उसकी एक्टिविटी ही लॉस हो जाए, लॉस ऑफ एक्टिविटी। या फिर क्या हो सकता है, या तो टॉक्सिसिटी उसकी बढ़े या फिर घटे। तो ये कुछ जो मेन इफ़ेक्ट हैं ये सारे सार में कंसीडर किए जाते हैं। एंड जो सार है ये न्यू ड्रग डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया सार के बारे में। अब देख लेते हैं मॉर्फिन का सार। जो मॉर्फिन हमारी है ये मेन ड्रग है नारकोटिक एनाल्जेसिक की, तो इसका सार देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमारा मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये मॉर्फिन स्ट्रक्चर के मेनली 6 मेजर पार्ट होते हैं। या फर्स्ट वन इज़ टर्सरी नाइट्रोजन, जो यहाँ पर 17वीं पोजीशन पर नाइट्रोजन है, इसको हम लोग टर्सरी नाइट्रोजन बोलते हैं। एंड जो 7th एंड 8th पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको एलिसाइक्लिक अनसैचुरेटेड लिंकेज बोला जाता है। अनसैचुरेटेड यहाँ पर इसलिए बोला गया बिकॉज इस पोजीशन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है उसको अनसैचुरेटेड कार्बन बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर अनसैचुरेटेड लिंकेज बोला गया है। एंड जो 6th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है। एंड जो ये 4th एंड 5th के बीच में जो ऑक्सीजन लिंकेज है, इसको ईथर लिंकेज या फिर इपोक्साइड लिंकेज के नाम से जाना जाता है। एंड 3rd पोजीशन पर ये जो फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसे ये फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एंड जो ये रिंग है इसको एरोमेटिक फेनिल रिंग बोला जाता है। तो इसके सार के बारे में अब देख लेते हैं।
ये जो यहाँ पर 17वीं पोजीशन पर नाइट्रोजन है, जिसको टर्सरी नाइट्रोजन बोला जाता है, ये टर्सरी नाइट्रोजन मॉर्फिन की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है। ये जो मॉर्फिन की ओपियोइड एक्टिविटी होती है, जो नारकोटिक एक्टिविटी होती है, इसके लिए टर्सरी नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जो एलिसाइक्लिक अनसैचुरेटेड लिंकेज है, अगर यहाँ पर सैचुरेशन कर दिया जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का रिमूवल हो जाएगा। जब यहाँ पर सैचुरेशन कर देंगे, फिर जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल की एक्टिविटी मॉर्फिन से ज़्यादा होगी। एंड जो 6th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में मॉडिफिकेशन करते हैं, दैट मीन्स कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर मेथॉक्सी या फिर एथॉक्सी ग्रुप का एडिशन कर देते हैं, फिर जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड हमारा मॉर्फिन से मोर एक्टिव हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी मॉर्फिन से ज़्यादा होगी। एंड जो यहाँ पर इपॉक्साइड लिंकेज है, अगर इपॉक्साइड लिंकेज को रिमूव कर दिया जाता है, फिर एक न्यू कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है। वो जो कंपाउंड मिलता है उसको बोलते हैं मॉर्फिनेन। एंड ये जो मॉर्फिनेन होता है, इसकी एक्टिविटी मॉर्फिन से ज़्यादा होती है। फिर हम बात कर लेते हैं फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। जो फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये भी एक तरीके से मॉर्फिन की जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओपियोइड एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर जो कंपाउंड मिलेगा उसकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर OH को हटा करके मेथॉक्सी ग्रुप लगा दिया जाता है, तो यही मॉर्फिन का कंपाउंड कोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो कोडीन होता है मॉर्फिन से लेस एक्टिव होता है। अब ये जो एरोमेटिक फेनाइल रिंग है, ये जो एरोमेटिक फेनाइल रिंग है, ये भी है एसेंशियल एक्टिविटी के लिए। अगर यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन किया जाता है एरोमेटिक फेनिल रिंग में, तो फिर जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ये तो एक समराइज्ड वे में इसका सार हो गया। अगर इसी सार को आप टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर मॉडिफिकेशन करके ये OH2 हाइड्रोजन कर दें, या तो फिर COCH3 कर दें, या तो मेथॉक्सी या इथॉक्सी, ये सारे ग्रुप के साथ अगर हम फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप में मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा उसकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। एंड जो एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल है, ये जो एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पर अगर हम मॉडिफिकेशन करके मेथॉक्सी एथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं, तब तो मोर एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। जो भी कंपाउंड बनेगा वो मॉर्फिन से मोर एक्टिव होगा। बट अगर यहाँ पर जो OH है इसको कीटोन ग्रुप में अगर मॉडिफाई कर देते हैं, फिर जो कंपाउंड मिलेगा वो मॉर्फिन से लेस एक्टिव होगा। अगर ये जो हमारा OH ग्रुप है, इसकी जगह पर कीटोन ग्रुप लगा दिया जाता है, फिर जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो मॉर्फिन से लेस एक्टिव होगा। अब थर्ड बात कर लेते हैं एलिसाइक्लिक अनसैचुरेटेड लिंकेज। ये जो यहाँ पर 7th एंड 8th पोजीशन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है, इसी को बोला गया है एलिसाइक्लिक अनसैचुरेटेड लिंकेज। तो अगर एलिसाइक्लिक अनसैचुरेटेड लिंकेज को सैचुरेट कर दिया जाता है, मतलब कि वहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, फिर जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा, जो फर्दर मॉलिक्यूल बनेगा, वो कंपाउंड, जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा वो मॉर्फिन से मोर एक्टिव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टर्सरी नाइट्रोजन। ये जो 17th पोजीशन पर ये जो नाइट्रोजन है, इसी को बोला गया है टर्सरी नाइट्रोजन, बिकॉज इससे 3 कार्बन चेन जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसको टर्सरी नाइट्रोजन, या तो फिर इसको 3 डिग्री नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो टर्सरी नाइट्रोजन है, अगर यहाँ के मेथाइल ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ पर मेथाइल ग्रुप को हटा करके सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया जाता है, फिर जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड मॉर्फिन से लेस एक्टिव होगा। एंड अगर यहाँ पर कोई भी एक एरोमेटिक कार्बन चेन जोड़ दी जाती है, यहाँ पर पीएच का मतलब है फेनिल, अगर यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक कार्बन चेन जोड़ दी जाती है तो फिर जो रिजल्टेंट कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड मॉर्फिन से मोर एक्टिव हो जाएगा। एंड अगर इसी टर्सरी नाइट्रोजन पर
एलाइल या प्रोपाइल ग्रुप का एडिशन कर दिया जाता है तो फिर जो कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड मॉर्फिन एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करेगा। मॉर्फिन एंटागोनिस्ट का मतलब मॉर्फिन के अपोजिट एक्शन शो करेगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर सार, बड़ा ही सिंपल तरीके से समझा। अगर आप लोग इसी तरीके से लिख कर के आते हो तो बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं किया, केवल ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे। मॉर्फिन के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वे कौन कौन से हो सकते हैं। मॉर्फिन सिर्फ एनाल्जेसिक एक्टिविटी तो देता नहीं है, इसके साथ साथ वो कुछ अदर एक्टिविटी भी शो करता है। तो यहाँ पर अगर आप फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ मॉर्फिन अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका एडवर्स इफ़ेक्ट भी तैयार हो जाएगा। एंड जो एडवर्स इफ़ेक्ट है इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि जीपैड नाइपर वगैरह हो गया। एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन ये फार्माकोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी हमने ट्रिक तैयार की है, ये ट्रिक है मॉर्फिन सीवीएस। तो एम से हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स। जो आई की प्यूपिल्स होती हैं जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मियोसिस। ए से हमारा हो जाएगा एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया तो आप लोग जानते हैं, एनाल्जेसिया का मतलब होता है पेन को रिलीव करना। तो ये तो इसका मेन इफेक्ट हो गया एनाल्जेसिया। एंड आर से आता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये मॉर्फिन का बहुत ही मेन एडवर्स इफेक्ट है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करता है। एंड जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि उनमें पहले से ही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। अगर ये मॉर्फिन को वहाँ पर दे दिया जाएगा तो बहुत ही सीवियर कंडीशन आ सकती है। एंड पी से हो सकता है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ये देखा गया है कि जब मॉर्फिन का कोई एक टाइम पीरियड में रेगुलरली अगर यूज़ कर रहा है तो वो डिपेंड हो जाता है, मतलब कि उसको एडिक्शन एक तरीके से एडिक्शन हो जाती है, उसी को बोला जाता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। एंड एच फॉर हिस्टामीन रिलीज एंड हाइपोटेंशन। ये जो मॉर्फिन है ये कुछ हद तक हिस्टामीन का रिलीज़ भी करता है एंड हाइपोटेंशन भी कॉज करता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ ईचिंग। ईचिंग भी कॉज करता है। नोजिया वोमिटिंग तो ये भी कॉज करता है, बिकॉज जो मॉर्फिन है ये जो CTZ सेंटर एक होता है CTZ सेंटर, ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, वहाँ पर एक्ट करके ये नोजिया वोमिटिंग भी कॉज करता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ यूफोरिया। ये यूफोरिया भी कॉज करता है। एंड सी से हो गया कफ सप्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। कफ सप्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन ये भी मॉर्फिन के मेन इफ़ेक्ट हैं। कफ सप्रेशन, बहुत सारी जो कफ सिरप आती हैं उसमें भी मॉर्फिन का यूज़ पहले होता था, अब नहीं होता, बिकॉज इसके एडवर्स इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन इसका एडवर्स इफेक्ट है, इसीलिए डायरिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स दी जाती हैं, वो ड्रग्स भी मॉर्फिन के ही एनालॉग होते हैं। एंड वी से हमारा है वेगल स्टिमुलेशन। एंड एस से सेडेशन एंड हिप्नोसिस। सेडेशन का मीन्स होता है हल्का नींद आना, एंड हिप्नोसिस इसका भी मतलब होता है कामनेस को प्रोवाइड करना, मतलब थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करना। तो ये सारे यहाँ पर हो गए हमारे फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ मॉर्फिन। चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक। जो नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं उनके स्ट्रक्चर एंड यूज़, तो इसमें बेसिकली 10 या 11 स्ट्रक्चर्स हैं, तो सारे याद कर पाना तो डिफ़िकल्ट होगा, बट फिर भी कोशिश करना है कि 4 से 5 ड्रग्स तो आपको याद ही हो जाएं। बाकी यूज़ में इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं, सबका जो मेन एक यूज़ है वो तो है एनाल्जेसिक। ये सारे पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट कुछ ड्रग ऐसी हैं जो सिर्फ एंटी डायरियल की तरह यूज़ की जाती हैं, जैसे डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड। उनका जो नारकोटिक एनाल्जेसिक एक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। बाकी जितनी भी अदर ड्रग्स हैं वो सारी नारकोटिक एनाल्जेसिक्स की तरह यूज़ की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा कंपाउंड है मॉर्फिन, ये
बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, बिकॉज ये तो इस कैटेगरी का जो है प्रोटोटाइप ड्रग है। तो जो मॉर्फिन है ये एक्ट करता है म्यू रिसेप्टार, जो 3 टाइप के ओपियोइड रिसेप्टार होते हैं। म्यू, ये जनरल मोड ऑफ एक्शन में हमने बात की थी, जो ओपियोइड रिसेप्टार होते हैं 3 टाइप के होते हैं, म्यू, कप्पा एंड डेल्टा। तो जो इन तीनों में से म्यू टाइप का रिसेप्टार होता है, मॉर्फिन ड्रग इसी रिसेप्टार से बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है। तो अगर लॉन्ग में कभी पूछ लेता है तब तो आपको ये पूरा जनरल मोड ऑफ एक्शन है यही पूरा देना है, बस यहाँ पर आपको लिखना है कि ये म्यू रिसेप्टार से बाइंड करेगा। बाकी अगर आपने ये जनरल मोड ऑफ एक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जा कर के उसको लिंक से चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड इसका जो यूज़ है ये मेनली मॉडरेट टू सीवियर जब पेन होता है तब इसको दिया जाता है। एंड इसको एंजाइटी को रिलीव करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड ये पावरफुल एनाल्जेसिक तो है ही। अब बात कर लेते हैं कोडीन की। यहाँ पर जो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ये मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में ये जो एरोमेटिक रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसको फिनोलिक ग्रुप बोला जाता है। इस फिनोलिक ग्रुप को रिमूव करके यहाँ पर मेथॉक्सी ग्रुप लगा दिया जाता है, तो वही मॉर्फिन का कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है कोडीन में। एंड जो कोडीन है ये भी म्यू रिसेप्टार पर बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है। एंड इसके यूजेस भी यहाँ पर सेम रहेंगे, बस यहाँ पर जो कोडीन है इसका यूज़ कफ सिरप वगैरह में भी होता है। जैसा आपने सुना होगा कोरेक्स की सिरप जो आती थी उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट था ये हमारा कोडीन ही था। एंड इस कोडीन का यूज़ डायरिया के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो ये 2 हमारे जो है इम्पॉर्टेंट ड्रग थे इस कैटेगरी के। फिर बात कर लेते हैं डाइफिनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड की। ये जो डाइफिनॉक्सिलेट है बेसिकली ये भी म्यू रिसेप्टार से ही बाइंड करके अपना इफेक्ट शो करता है, बट इसकी जो है एनाल्जेसिक एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसका मेनली यूज़ डायरिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो डाइफिनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड का स्ट्रक्चर है ये कुछ सिमिलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इतना ये बड़ा सा ग्रुप है इसकी जगह पर ये जो यहाँ पर साइनाइड लगा है इसकी जगह पर यहाँ पर ये ग्रुप जोड़ दिया गया है। एंड यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है एंड ये क्लोरीन ग्रुप का एडिशन हो गया। बाकी सारा कुछ इसमें सेम है। इसका भी यूज़ सेम है, डायरिया में इसका यूज़ किया जाता है। एंड ये भी जो है इसकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी कम होती है एंड इसकी जो एंटी डायरियल एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। ये मेनली जो इंटेस्टाइन में ओपियोइड रिसेप्टार होते हैं उनसे बाइंड करता है। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी होती है ये उसको सप्रेस कर देता है। एंड जब इंटेस्टाइन की मोटिलिटी सप्रेस होगी तो फिर डायरिया से रिलीफ मिल जाएगा। फिर अब बात कर लेते हैं जो हमारे मेन इम्पॉर्टेंट ड्रग हैं फेंटेनाइल सिट्रेट एंड मेथाडोन। बिकॉज इन दोनों ड्रग्स की सिंथेसिस भी पीसीआई के सिलेबस में मेंशन है, इसलिए ये ड्रग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फेंटेनाइल सिट्रेट का तो कई बार पूछा भी गया है। ये शॉर्ट में इसका स्ट्रक्चर एंड यूज पूछा जा चुका है एंड लॉन्ग में इसकी सिंथेसिस स्ट्रक्चर एंड यूज विद मोड ऑफ एक्शन पूछा गया है। तो ये 2 ड्रग्स तो आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो ये जो फेंटेनाइल सिट्रेट होता है ये मेनली म्यू रिसेप्टार पर बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है। एंड ये जो फेंटेनाइल सिट्रेट है ये मॉर्फिन से 80 टाइम मोर एक्टिव है। तो जब बहुत ज़्यादा ही सीवियर पेन होता है तब हम फेंटेनाइल सिट्रेट का यूज़ करते हैं। एंड कभी कभी फेंटेनाइल सिट्रेट को जनरल एनेस्थेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। एंड जो मेथाडोन है ये भी इसकी तरह सेम ही एक्शन शो करता है। ये भी म्यू रिसेप्टार से बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है। ये भी जो है एक पोटेंट एनाल्जेसिक है एंड इसको ड्रग एडिक्शन को मैनेज करने के लिए भी दिया जाता है।
अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, बिकॉज ये जो नारकोटिक ड्रग्स ये खुद एडिक्शन कॉज करते हैं, बट जो मेथाडोन ऐसी एक नारकोटिक एनाल्जेसिक्स है जो ड्रग के एडिक्शन को मैनेज करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर तो कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, बाकी अदर भी ड्रग्स हैं वो हम नोट्स में ऐड कर देंगे। वो नोट्स आप जा कर के टेलीग्राम चैनल से चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारे सिंथेसिस वाले ड्रग हैं, जिन ड्रग्स की हमें सिंथेसिस पढ़नी है। ये ड्रग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिंथेसिस कई बार पूछी भी गई है। तो सबसे पहले हम फेंटेनाइल सिट्रेट की सिंथेसिस देख लेते हैं। फेंटेनाइल सिट्रेट का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, जो प्रिकर्सर होता है, वो होता है प्रोपियोनिल क्लोराइड। जो प्रोपियोनिल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन कराई जाती है एन फेनाइल पाइपरिडीन 4 एमीन से। ये जो प्रोपियोनिल क्लोराइड है इसका एक क्लोरीन मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के एक HCl का मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है एंड ये यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है, ये यहाँ से जुड़ जाता है। फिर ये बना लेता है N4 पाइपरिडिल प्रोपियोनालाइड एंड फिर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराई जाती है बेंजिल मिथाइल क्लोराइड के साथ। अब ये जो बेंजिल मिथाइल क्लोराइड है इसका भी क्लोरीन एटम, जो एक क्लोरीन एटम है, ये हाइड्रोजन को लेकर के रिमूव हो जाता है HCl के फॉर्म में एंड ये जो बेंजिल मीथेन का पार्ट जो रिमेनिंग बचेगा ये यहाँ से जुड़ जाता है। यहाँ पर भी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ये यहाँ पर फर्दर फेंटेनाइल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड अब ये फेंटेनाइल तो यहाँ पर बन गया, बट जब सिंथेसिस पूछी जाती तो वहाँ पर होता है फेंटेनाइल सिट्रेट। तो अब इसको सिट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ये फेंटेनाइल सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा है, अगर आप 1-2 बार इसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ मेथाडोन। ये जो मेथाडोन है इसकी सिंथेसिस के लिए जो प्रिकर्सन मॉलिक्यूल होता है वो होता है 2,2 डाइफेनाइल एसिटोनाइट्राइल। देखिए यहाँ पर 2 रिंग प्रेजेंट है इसीलिए इसको डाइफेनाइल बोला गया है एंड CN है इसीलिए इसको एसिटोनाइट्राइल बोला गया। इसकी रिएक्शन कराते हैं 3-chloro-1 डाइमेथाइल एमिनोप्रोपेन से। अब यहाँ पर जो एक क्लोरीन एटम है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी, ये जो CH2 मॉलिक्यूल है ये यहाँ से जुड़ जाएगा। जब यहाँ से HCl निकल जाएगा तो फिर CH2 यहाँ कार्बन से जुड़ जाएगा, तो वही यहाँ पर ये कार्बन से जुड़ गया। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे ग्रिगनार्ड रीजेंट से। ये जो है C2H5 MgBr, इसको ग्रिगनार्ड रीजेंट भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन होगी किसी एक बेस के साथ, यहाँ पर NaOH का एग्जाम्पल लिया गया है। फिर ये हमारा मेथाडोन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये तो हमारा हो गया आज का लेक्चर। आई होप